नाटकों के प्रति जुनून रखने वाले अभिनेता आनंद मिश्रा ने हरिशंकर परसाई, ज्ञानरंजन, बी.वी. कारंत सहित कई दिग्गजों के मार्गदर्शन में काम कर नित नए आयाम स्थापित किए। जबलपुर से भोपाल होते हुए मुंबई तक की उनकी रंगमंच की यात्रा अद्भुत रही है। फिल्मी संगम चैनल पर मेरी रंगमंच यात्रा भाग 1 में आनंद मिश्रा मुंबई पहुंचने तक की अपनी यात्रा पर रोशनी डाल चुके हैं। अब वह फिल्मी संगम चैनल पर ही मेरी रंगमंच यात्रा भाग 2 में अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की चर्चा के साथ अनुभवों को भी बता रहे हैं। आनंद मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। अब तक आपने कितने नाटक किया, उनके कितने शो हुए होंगे? बहुत, मतलब कितने, मेरा ख्याल है 50-60 नाटकों में काम किया होगा मैंने, और हजारों शोज किए मैंने। मतलब पूरे स्टेडियम, हाउसफुल स्टेडियम में परफॉर्म किया मैंने। गुना है या कहीं, गुना की शायद बात है, कहीं मध्य प्रदेश में किसी स्टेडियम में था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। और छत्तीसगढ़ में हम गए थे। छत्तीसगढ़ अभी का छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ था वो। तो गांव में वो शादी की टेबल लगा के, और सामने भीड़, और लोग बैलगाड़ियों में, हजारों आदमी। कई बार लाइट चली जाती, गांव में एक सिंगल फेस होता है, तो हम लोग गैस बत्ती रख देते थे जला के, और माइक बंद हो जाता तो हमें चिल्लाना पड़ता था, और लोग फिर धीरे धीरे आगे आ जाते थे। जब लाइट आ जाती तो पीछे लौट जाते। हम फिर करते थे हम लोग, हजारों की भीड़, मतलब 10-20 हजार आदमी के सामने हमने परफॉर्म किया है, और हजारों शोज, बहुत शोज किए। और हम तो अमेठी गए थे तो हम नुक्कड़ नाटक करते थे। तो नुक्कड़ नाटक में ये 1000-2000 आदमी रोड पे हम करते थे, खड़े होके। रोड पे 1000 आदमी ऐसे चारों तरफ खड़ा रहता था, बिना माइक, बिना उसके, सब कुछ अपनी आवाज। हजारों शोज किए। आपने तमाम नाटक किए, सारी चीजें हुई। इन नाटकों को करते समय कभी कोई रोचक घटना घटी? मैंने बाबूजी प्ले डायरेक्ट किया। इसे रोचक तो नहीं, दुखद घटना कह सकता हूँ, लेकिन इससे जो थ्रिल पैदा होता है वो एक रंगमंच के लिए बहुत कमाल का है। मेरा शो था पृथ्वी थिएटर में शाम को 6 बजे और 9 बजे। प्ले का नाम था बाबूजी। उसमें भक्ति नाम की एक लड़की काम कर रही थी। मैं उन दिनों भाईंदर में रहता था, माँ काफी बीमार थी, और मैंने एक चाय की दुकान है जयंती भाई की, कॉर्पोरेशन बैंक के बगल में, उनका फोन नंबर लैंडलाइन दिया था। कोई भी इमरजेंसी हो तो यहाँ पर मैसेज छोड़ देना, मैं 1 घंटे में यहाँ चाय पीने आता हूँ, बार बार तो मैं मैसेज ले लूँगा। मुझे सुबह 11 बजे मैसेज मिला चाय की दुकान पर कि भक्ति के फादर नहीं रहे। शाम को शो, भक्ति का रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल। और मैं आधा घंटे तक सोचता रहा कि क्या करूं। फिर भक्ति का डायरी में से नंबर निकाला, उसको लगाया। वो कहीं बॉम्बे सेंट्रल में रहती थी। उसके भाई ने उठाया, और मैंने कहा सुना पापा? बोले हाँ, भक्ति अभी बात करने लायक नहीं है, और रख दिया। मैं तुरंत तैयार हुआ, पृथ्वी थिएटर आया, तो सबको मैंने 3 बजे बुलाया था। मैं 2 बजे पहुंच गया, कैंटीन में बैठ के चाय पी रहा हूँ, बेहद परेशान कि शो कैंसिल करना पड़ेगा दोनों, पृथ्वी थिएटर। और हमने बचपन से सीखा है, जब भी रंगमंच में हमने यानी प्रवेश किया, उसके बाद से सीखा है कि शो मस्ट बी गो ऑन। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शो कैसे करूँगा। तो मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा और दर्शकों को बता दूंगा कि मेरी अभिनेत्री के पापा नहीं रहे हैं, वो नहीं आ पाई है। उसके सारे डायलॉग्स मैं बोलूंगा, बाकी लोग एक्टिंग करेंगे। एक मेरे दिमाग में ये आया। दूसरा, मैंने सोचा कि कोई लड़की ऐसी है क्या कि जो 2 बजे से 6 बजे के बीच में पूरा रोल कर ले, याद कर ले।
थोड़ा बहुत प्राउंटिंग कर देंगे, लोगों से कहेंगे भाई ये है हमारी हीरोइन जो जिसके मर गया, थोड़ा बहुत प्राउंटिंग कर देंगे। ये भी एक्सक्यूज था खड़ा। तब तक लोगों का आना शुरू हो गया, मैंने किसी को बताया नहीं। जब सब लोग आ गए तो किसी ने कहा चलो सर रिहर्सल करते हैं। मैंने कहा चलो। गए पृथ्वी थिएटर में, मैंने कहा आप लोग बैठिए। मैं नीचे, पृथ्वी थिएटर में इतनी सी जगह है लकड़ी की, उसमें मैं नीचे बैठ गया। मैंने कहा बैठिए आप लोग, बैठ जाने। मैंने कहा देखिए भक्ति के पापा की डेथ हो गई है, तो उसका तो आना बहुत मुश्किल है, तो हम ऐसे करेंगे कि मैं खड़ा हो जाऊंगा ऑडिशन में और सारे डायलॉग्स भक्ति के पढ़ दूंगा, आप लोग एक्टिंग करना। सब ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। उसके 1 घंटे बाद मुझे फोन आया, मतलब पृथ्वी थिएटर में फोन आया। वो मुझे आदमी बुलाने आया कि आपका फोन है। मैं गया, उसके भाई का फोन था। उसने कहा कि सर भक्ति ने कहा कि वो 5 बजे तक आ जाएगी। क्या? मैंने कहा रियली? हाँ, लेकिन उसने एक आपसे रिक्वेस्ट की है। मैंने पूछा क्या? उसने कहा कि उससे कोई भी उसके पापा के बारे में कुछ ना पूछे। मैंने हाँ ठीक है, ओके, रख दिया। तो मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं पैदा हुआ, पूरा मैं लो हो गया। मैंने सोचा कि यार ये कर पाएगी क्या, नाचना, खुश होना, मतलब कर पाएगी क्या? मैं इस सोच में डूब गया। फिर मैं अंदर गया, मैंने फिर लोगों को बिठाया। लोग यहाँ हमारे बीड़ी सिगरेट चाय वाय सबको बुलाओ, सब आ गए। तब तक मेकअप मैन, लाइट वाला सब आ गया। मैंने कहा आप लोग सब बैठिए, आप लोगों को एक बात कहनी है कि भक्ति आ रही है। सब एक दूसरे को क्या 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 क्या। लेकिन मेरी एक गुजारिश नहीं है, भक्ति की गुजारिश है कि कोई भी आदमी उससे बात नहीं करेगा, कोई भी आदमी उससे बात नहीं करेगा कि पापा क्या, कुछ बात नहीं करेगा। बस याद रखना इस बात को। और अगर किसी ने बात किया तो बहुत बुरा होगा, खास तौर से लड़कियों का। तुम लोग ज्यादा अरे कैसे होते, मैंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। उसको मैं अलग कमरा दे रहा हूँ, मेकअप रूम जो लड़कियों वाला है, उसमें लड़कियां सिर्फ वही रहेगी और वो तभी निकलेगी जब उसका काम होगा। बाकी आप लोग लड़कों के साथ आज मेकअप करेंगे। लड़कों को आपको कपड़े बदलना है, उनको बोलो बाहर जाओ, दरवाजा लॉक करो, कपड़े बदलो, फिर वो आ जाओ। 2 कमरे हैं मेकअप के, लड़कों के, तो डिवाइड कर दिया मैंने। भक्ति आई, मैं तब तक नीचे ही, मैं किसी को, मैंने कहा तुम लोग सब अंदर जाओ, अपना काम करो, मैं बाहर गेट पे खड़ा। भक्ति आई, उतरी। मैंने सोचा कि इसको ऐसे करूं टच, मैंने कहा ना 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 ना, टच करूंगा तो रो देगी। मैंने एकदम बहुत ही कड़क बना, आओ भक्ति, चलो अंदर गया, दरवाजा खोला और रूम पे। मैंने कहा उसने सामान मुझे दो, मैं क्या कपड़े लाओ, सारा मेकअप। मैंने कहा सिवाय मेरे और कोई नहीं जाएगा। उसका सामान रख दिया, उसको अंदर छोड़ दिया। फर्स्ट बेल हो गई, सेकंड बेल हो गई। सेकंड बेल पे मैंने उसको नॉक किया। हाउसफुल शो था पृथ्वी थिएटर में। मैंने कहा चलो तुम्हारा नीचे सीढ़ी पे नाइट वाला, उसके एंट्री पे खड़ा किया, प्ले शुरू हो गया। इंटरवेल तक उसने जो परफॉर्मेंस की, उसने अपनी जिंदगी में वैसी परफॉर्मेंस नहीं की थी। मैंने ताली बजाई, मैंने कहा वाह पक्की मजा आ गया, चला। उसने दोनों शो किए, चुपचाप चली गई। ये मेरी जिंदगी का, मुंबई का एक ऐसा हादसा है जो रुलाता भी है और रंग कर्म के लिए जज्बा भी पैदा करता है। ये था एक थ्रिल करने वाला तजुर्बा। जब हिंदी रंगमंच पर ऐसे कलाकार हैं जो रंगमंच के लिए कुछ भी करते हैं, इसके बावजूद हिंदी रंगमंच की दुर्दशा क्यों है, जबकि मराठी और गुजराती ज़्यादा अच्छा है? क्या वजह है? हिंदी रंगमंच की आज नहीं, बरसों से दुर्दशा है और कभी नहीं सुधर पाएगा। कारण पढ़ा लिखा ना होना, कल्चर्ड ना होना, ईर्ष्या प्रधान होना, क्षणिक अवसर से अपने आप को महान समझ लेना,
प्रतिभा का धनी ना होते हुए अपने आप को प्रतिभावान समझना और चरासी प्रशंसा से अपने आप को गुब्बारे की तरफ फुला लेना अनुभवहीन था। त्रासदी है हिंदी रंगमंच की, दोगले हैं लोग हिंदी रंगमंच में, ये तो मैं साफ कहता हूं। बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा 1 गिलास पानी ज्यादा पी लीजिएगा। रंगमंच के प्रति समर्पण त्याग करना पड़ता है। आज बांग्ला रंगमंच हो, मराठी रंगमंच हो, गुजराती हो, अंग्रेजी हो, उसका रंगकर्मी अगर रंग कर्म कर रहा है तो रंगकर्मी पहले है, बाकी बाद में कुछ। यहां वो बैंक में काम करता है इसलिए रंगकर्मी है, वो सरकारी नौकरी करता है इसलिए रंगकर्मी है, वो वहां फलानी पेंशन से काम कर रहा है इसलिए रंगकर्मी है। सुविधाएं सरकार की लेकर यहाँ रंग कर्म करते हैं। और अब जो रंग कर्म में लोग ठेकेदार बन के बैठे हैं वो सरकार की क्या कहेंगे से चरणों में जलार्पण करके रंगमंच करते हैं। निरर्थक रंगमंच होता है। कोई एक रंगमंच किसे होता है? आज की तारीख में तुगलक एक नाटक जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किया, वो नाटक आज तक चर्चा में है। अंधायुग हुआ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, आज तक चर्चा में है। भारत भवन में स्कंद गुप्त हुआ, वह आज तक इतिहास में दर्ज है। तो रंग कर्म छोटी छोटी वो इतने वाले लाल वाले पटाखे एक एक पुट पुट करते रहते हैं लोग, वो झड़ी भी नहीं होती इतनी बड़ी जिसमें लगा टू 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 आवाज आए। रंग कर्म नहीं हो रहा सब जगह, सबको मैं देखता हूं। तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करूं, तू मुझे सम्मान दे, मैं तुझे सम्मान दूं। ये रंग कर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो वास्तविक रंग कर्म कर रहे होते उनको कोई नहीं पूछता। शरणागत होकर सरकारी धन लेकर रंग कर्म जो अगर करना है तो उसे कुछ इतिहास बनाइए, ऐसा कोई काम कीजिए जिसे लोग 100 साल तक बाद याद रखें। अब्राहिम अलकाजी साहब का मुकाम है, उन्होंने किया। आप उस नाम के बराबर तक कोई पहुंचता है? कोई रंगकर्मी पहुंचता है? एक कोई कहानी कर ली, सबने ताली बजा दी, तारीफ कर दी, फेसबुक पे चला गया, लाइक कर दिया, हो गया नाटक। वहां से ग्रांट ले ली, कर लिया नाटक। ना, अपने स्वांतः सुखा के लिए नाटक नहीं होता है। नाटक समाज का आईना है, समाज का एक 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 चरित्र, एक एक अपराध, एक एक गुण, एक एक वाणी दोष, एक एक चीज जनता के सामने रखने की क्षमता चाहिए। ये नहीं हो रहा रंग कर्म इसी वजह से, क्योंकि एक नाटक में आप काम करते हैं, बंबई भाग के आ जाते हैं। हम रंगकर्मी यहाँ डायरेक्टर हैं, 4 लड़के इकट्ठे करके नाटक कर लिए, वो चारों ना तो एक्टर हैं। मैंने अभी अभी कहा कि क्या क्या चीजें हैं कि तलवार चलाना, नाचना, गाना, टाइमिंग, प्रॉपर्टी, कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइट, झाड़ू, बर्तन मांजना, सब्जी काटना, प्याज काटते हुए रोना, मिर्ची कटने के बाद आंख छू जाए तो आंसू निकलना, वो जलना, तवे में हाथ रोटी पर रखते हुए कैसे जल जाता है उसका एहसास करना, गर्म पानी से भरा हुआ बर्तन लेके छलक जाए, पैर पे गिर जाए तो, जब आपका तवा पैर के नीचे गिर जाए तो, उस सारे दर्दों को समझना थिएटर है, जो हिंदी रंगमंच वाले नहीं कर रहे हैं। माफी चाहता हूं, मैंने 40-50 साल किया है, सन 76 से शुरू किया था, आज तक रंगकर्मी ही हूं, फिल्म वाला नहीं बना हूं, सशक्त रंगकर्मी हूं, दिल से रंगकर्मी हूं। अभी भी शहादत हसन मोंटो को पढ़ता हूं, दिल करता है यार ये कहानी करूं। कितनी खूबसूरत कहानियां भी पढ़ी मैंने, नहीं बताइए आप कि वो बात कहाँ है इसके। हाँ, ये उदाहरण देना चाहता हूँ रंगकर्मियों के लिए कि रंगकर्म हिंदी का क्यों खराब।
एक कहानी छोटी सी कि एक आदमी जेल से निकलता है और जेल से निकलता पहलवान बोलते हैं लोग उसको। वो घर आता है, घर आने के बाद पता चलता है कि वो माँ के लिए जेल गया था, माँ की सेवा में पैसे खर्च हो गए, माँ बीमार बहुत है, माँ मर जाती। इसी बीच में जमींदार वहां का बड़ा आदमी वो बुलाता है, ये लाश छोड़कर उस जमींदार के पास पहलवान जाता है। वो कहता है भाई देखो अभी हमारे गोदाम पे छापा पड़ने वाला है, हम चाहते हैं कि गोदाम के मालिक तुम बन के जेल में चले जाओ, 2 साल की सजा होगी, हम तुमको 1000 रुपए देंगे। वो कहता है भाई मेरी माँ मर गई है भाई, मैं अभी माँ को छोड़ के आया हूँ, तुम्हारी बात सुनने आ गया, तो मुझे वो 1000 रुपये अभी दे दो, माँ की मुझे अर्थी करनी है। वो कहता पागल है क्या, तू जेल में रहेगा, तेरे को आराम सुख सब कुछ दिलवाएंगे तेरे को, चल जा कर देंगे तेरे। वो कहता नहीं नहीं मेरे को नहीं, मुझे अभी पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। और घर आता है तो माँ का पूरा तैयारी, फूल वूल पूरा, उनका जनाजा पूरा तैयार है। बड़ा परेशान हो जाता है, ये सब किसने किया। एक आदमी आता है, कहते कि आपकी बेगम साहिबा ने किया। मैंने तो शादी नहीं की, मेरी बेगम कहां से आ गई यार, बेगम कहां से आ गई मेरी। बोले हाँ बेगम वो अंदर बैठी है, उन्होंने किया। कहता ये जनाजा, ये इतने सब तैयारी, फूल इत्र, ये सब हमने देख के अंदर आता, वो देखता है एक लड़की बैठी हुई है मुंह उस तरफ करके। सुनिए बेगम जाए, मोहतरमा। पलटती, हाँ जी आपने ये किया, आप क्या कह रही हैं आपके। वो बोले हाँ मैं आपकी बेगम हूं। मैं तो शादी नहीं की, निकाह नहीं किया, आप मेरी बेगम कैसे हो सकती है। तब एक लाइन है, वो कहती है कि जब आप अब्बू से ये बात कर रहे थे ना कि मेरी माँ मर गई है और मुझे पैसों की बेइंतहा जरूरत है, मैं उनकी बेटी हूं। ये है कहानी कि एक सुनकर एक अमीर आदमी की बेटी एक गरीब आदमी की समस्या को सुनकर उसकी बीवी बन जाती है और उसकी माँ के जनाजे का इंतजाम कर देती है। ये होता है रंगमंच, इसे कहते हैं थिएटर। वो एहसास, वो दर्द, वो पीड़ा, खाली ऐसे नहीं बाल ऐसे बॉडी बना ले पहलवान करने से खड़ो कर दो, हाँ जी हम एक्टर नहीं, हम नहीं भाई। एक्टर दिल से बनता है, एक्टिंग दिल से होती है। शरीर के बाहरी हिस्से में एक्टिंग का हाथ पैर ही चलता है। जब तक दिल में दर्द नहीं होगा, अपने आप को टॉर्चर नहीं करोगे, एक अच्छे एक्टर नहीं बनोगे। सतही काम चलाओ, फिल्मी करोड़ रुपए कमाने वाले सतही एक्टर बन सकते हो। में ये है, यही दोष है हिंदी रंगमंच। तो इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं, क्या रास्ता है। सबसे बड़ा रास्ता तो ये है कि कम से कम 7 वर्ष तक एक जगह पर काम करो, एक विधा के साथ साथ। अगर आप अभिनेता हैं तो रंगमंच का सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम, सब चीजें 7 साल आप जम कर वहां अभ्यास कीजिए और फिर अपने आप को आईने में खड़े होकर देखिए कि मैं वास्तव में अभिनेता बन गया हूं। अब आपको लगता है अगर कि भाई मैं फिल्म और सीरियल का अभिनेता बन सकता हूं, आप आइए मुंबई, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को, अपनी तकदीर को आजमाइए। बनना न बनना वो आपके और ऊपर वाले के हाथ में है, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर आप अभिनेता बन गए और बनने के बाद आप फिल्म अभिनेता भी बन गए, तो आप कम से कम रंगमंच को अपने, अगर 12 महीने में से अगर आप 3 महीना, 12 महीने में से 3 महीना आप थिएटर को दीजिए, बुढ़ापे मरते दम तक, मरते दम तक आप थिएटर में काम कीजिए। अगर नहीं है, दांत टूट गए, आंख में दिखाई नहीं देता, टांग खराब हो गई है, बीपी बढ़ जाता है, तो आप आकर दर्शक तो बन ही सकते हैं। लेकिन रंगमंच को एकदम से झाड़ पोछ कर, जैसे एक आदमी मर जाता है तो हाँ भाई हो गया, मटका फोड़ दिया, हो गया, ये पिंडदान कर दिया, खत्म, तेरा ही हो गई, बरसी हो गई, खैर भूल, ये मत करो।
उसकी बरसी मत बनाओ। वंस अपॉन अ टाइम आई एम अ थिएटर वर्कर, यू नो, वो मत कीजिए। जस्ट कॉन्सेंट्रेट टिल डेथ, डेडिकेशन टिल डेथ। आप नहीं करने भाई भैया, देखिए इतने बड़े निर्देशक बंगाल के, जिनकी आंखें खराब हो गई थी। आप लोग अगर रंगकर्मी तो सोचिएगा कि कौन है कि वो आंखों में उनको दिखाई नहीं देता था और वो 3 महीने तक सेट लगाकर उस पे पैर गिन गिन के एक्टिंग करते थे, रिहर्सल करते थे। कितने पैर चले, टेबल कहाँ है, ये है, ऐसा ऐसा कर करके प्रैक्टिस करते थे 3 महीने, और फिर शो होता था। और शो में कोई आदमी उसको हाथ पकड़ता नहीं था, वो टप 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 ना कर, इतने बड़े एक्टर काम करते थे अंधे होकर। और दूसरा उनका गुण कि रंग कर्मियों के प्रति उनका विश्वास कितना उठ चुका था रंग कर्म से, कि उन्होंने कहा था बेटा जब मैं मरूं तो किसी को बताना मत, जब मेरा दाह संस्कार हो जाए उसके बाद लोगों को बताना, और वही किया गया। तो जब एक जिंदगी में एक आदमी पूरी उम्र किसी चीज पे दे देता है और उसके बाद उसकी अंदरूनी स्थिति ऐसी है, तो मेरा कहना है कोई अगर असफल हो गया, अभिनेता कोई असफल हो गया, लेकिन आपका बुजुर्ग है, वो आपका सीनियर है, एक वक्त में वो एक्टर कभी मंच पर था, उसे नकारिए मत, उसको प्यार दीजिए, उससे कभी भी मिलिए, उसको फोन कीजिए। बात ही नहीं, फेसबुक पर लाइक या कमेंट कर देने से दोस्ती नहीं बनती, जितनी आवाज से बनती है। आमने सामने बैठकर एक गिलास पानी पीने में वो पैसा नहीं मांगेगा आपसे, बुजुर्ग एक्टर हो चुका है, आपसे पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन आप कहीं जाके उसके साथ बैठेंगे और कहेंगे जी कैसे हैं आप राकेश जी, कैसे, क्या हाल चाल, सब ठीक है। उसे जो सुख मिलेगा कि एक अभिनेता में था यार, अब नहीं चल पाता हूं तो कोई बात नहीं। लोग मक्खी, दूध में गिरी मक्खी इधर निकाल के फेंक देते हैं, वो अच्छा नहीं। इसीलिए रंगमंच में ये यार कैसे होगा? आप लोग ही जब तक उसे अपना नहीं समझेंगे, माँ बाप की तरह छोड़कर मत जाइए उसे। आप बंबई चले आते हैं माँ बाप को छोड़कर। मैं एक ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिसके यहाँ एक्टर बनने आया और 30-40 साल यहाँ रहा और लोगों ने समझा कि वो मर गया और उसके माँ बाप मर गए। जब ये गांव गया लोगों ने उसको कहा भूत है। ऐसा मत कीजिए। रंग कर्म भी वैसे ही, सफल असफल, राजनीतिक, शरणागत, ये चीजें सबकी अलग अलग होती हैं। हर आदमी भीख नहीं मांग सकता, हर आदमी चाय खड़े होकर 24 घंटे नहीं बेच सकता। वड़ा पाव खाना बहुत अच्छा, बनाना बहुत मुश्किल है। अभिनेता बनकर सफल हो या असफल हो, जो बड़ा हो गया उसको तो सब जानते हैं। अरे दादा दादा प्रणाम दादा, अरे उसको प्रणाम कर लो। जो पूछो आप क्या, कहाँ से आए, वो बोलेगा जी मैं छत्तीसगढ़ में। क्या करते थे जी? मैं वहां नाचा करता था। अच्छा अच्छा, रंगकर्मी किसके साथ? हबीब मेरा। ज्यादा बैठो, उसको इज्जत दोगे तो वो ज्यादा 100 गुना कुछ। आप रंगमंच में रंगमंच की इज्जत नहीं करते हैं, रंगमंच में अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करते, ना नए नाटकों की रचना कर रहे हैं। वही पुराने नाटक, वही आधे अधूरे, वही मुगले आजम। कुछ नया लिखिए, कोशिश कीजिए, कहानी मंचन कीजिए और नाटक को अपना समझिए। भिक्षा में मत लीजिए कि मुझे ग्रांट मिलेगी और मैं नाटक करूंगा। ये दुखद स्थिति है नाटक की, बहुत बुरी। आपने कहा कि हर फिल्म कलाकार को कम से कम 12 महीने के बाद 3 महीने के लिए थिएटर करना चाहिए, ऐसा क्यों? थिएटर का रंग, जो रंग कर्म से जो फिल्म अभिनेता बना, जैसे नसीरुद्दीन शाह है ना, नसीर भाई आज भी थिएटर करते हैं। तो जो बाकी लोग हैं, जो चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आए या कहीं से भी आए, अगर आप नाटक की दुनिया से यहाँ आए हैं और फिल्मों में आपको, सीरियल में आपको, आप मतलब महारथी, बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, तो आपको 3 महीने रंग कर्म करने में क्या जाता भाई? आपने 9 महीने में 12 लाख, 12 करोड़, 22 करोड़, 222 करोड़, 2022 करोड़ कमा दिया। लेकिन आपने कहा था कि मैं रंगकर्मी था, तो आप रंगकर्म 3 महीने करो ना, तब रंग कर्म को, हिंदी रंग कर्म को लोग हाथों हाथ उठाएंगे।
आज एक शो करता है आदमी भी बंद हो जाता है, एक शो होता है किसी नाटक का बस। मैंने अभी आषाढ़ का एक दिन देखा रामनगर में, वो क्रिएटिव अड्डा में, एक शो आषाढ़ का, भाषा का ज्ञान ही नहीं, मतलब आषाढ़ का एक दिन उसकी भाषा, उस भाषा का आनंद ही नहीं ले पाया, क्योंकि वो लोग सिर्फ डायलॉग है ना, ये भाषा का एक दिन होता है, तिमा कैसे चित्र भीग के आए हुए परिंदे, ऐसा लग रहा था। कहाँ गया वो आषाढ़ का वो दिन, और ऐसी धारा शार और समा। बकुल पंछियों को देखने गई थी, पर देखो ना कैसे वस्त्र भिगो आई, वो स्पष्ट था। ये जो चीज है वो इसीलिए कि अगर आप सिनेमा में रंग कर्म से आते हैं और रंग कर्म से आपको सिनेमा ने गले लगाया, अपने कांधे पर बिठाया, अपने पैसे कमाए, तो 3 महीने 2 महीने, अरे एक नाटक भाई, चलो एक नाटक के शो कर लो, एक नाटक 1 महीना दे दो, मत दो कि तुम्हारा 2 करोड़ 5 करोड़ का नुकसान। 1 महीने में एक नाटक तैयार हो जाएगा, फिर जब शो हो उस दिन कर दो। एक नाटक नहीं कर सकते तो ऐसे जिंदगी में रंग करवी के नाम बतू। किसी नाटक के सब एक ही शो हो पाता है, इसकी कहीं वजह ये तो नहीं कि लोगों को, जो कलाकार है उसको संगीत के सुरताल की समझ नहीं है और संवाद अदायगी में वो सुरताल काम देते हैं? हाँ, उसका कारण ये है कि एक नाटक समूह, पूरे समूह का प्रेजेंटेशन है। वो लाइट वाला हो, मेकअप वाला हो, संगीत वाला हो, गायन वाला हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, सबका सामंजस्य जब तक नहीं बनता है वो नहीं होता। तो इसलिए जो परिपक्वता है, एक अभिनेता की परिपक्वता कहाँ से आती है? जब उसका उच्चारण, उसके ध्वनि, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और एक निर्देशक की परिकल्पना। एक नाटक की कल्पना में हम कैसे करते हैं, हर एक पात्र का, आपके आवाज, आपका शरीर, आपका हेयर स्टाइल, आपके जो अंग संचालन है वो अलग अलग है। तो जब किसी नाटक की रचना होती है तो उसमें एक एक किरदार का एक जैसा नहीं होता। जैसे आजकल ये वेब सीरीज में देखता हूं, हर एक्टर एक ही जैसा, हर एक्टर एक ही जैसा बोल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक्टर एक ही तरह से बोलने जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मेरे आपके बात करने में, हमारे तो नाटक में सुविधाएं, मंचन के लिए प्रोड्यूसर। अब पहले क्या होता, प्रोड्यूसर नहीं होता था, एक संस्था होती थी। अभी क्या हो गया, प्रोड्यूसर आ गया। प्रोड्यूसर देखता है कि ठीक है भाई कितना लगे, उन्होंने कहा 20,000 रुपये, 50,000 रुपये लगा दिए। अब जब दोबारा शो करना, वो कहता मैं क्यों 50,000 तुम जाओ, बंद हो गया। तो जो अभिनेताओं ने मेहनत की वो नहीं होता और अनप्रोफेशनल होता है। जब तक आप कोई काम प्रोफेशनल नहीं करेंगे, लोग आपको हाथ में नहीं उठाएंगे। होता है। आपने बीबी कारंत से बहुत कुछ सीखा, रंगकर्म सीखा, अभिनय करना सीखा। बीबी कारंत एनर्जी से आए थे, और एनर्जी से जो कलाकार आते हैं उनकी ज़्यादातर शिकायत यह है कि भाई हमें तो मेथड एक्टिंग सिखाई गई थी, जो कि हमें फिल्मों में काम नहीं आते, इसलिए हम फिल्मों में सफल हो गए। नहीं, बाबा के मेथड एक्टिंग, और बाबा का एक साउथ में गुब्बी वीरन्ना कंपनी, उस कंपनी में बीवी कारंत, साउथ के स्टार राजकुमार और रामकृष्ण हेगड़े जो मुख्यमंत्री कर्नाटक, ये 3 बच्चे उस कंपनी में 7 साल की उम्र से काम कर रहे थे। तो बाबा ने का जो ज्ञान है वो संगीत और लोक संगीत, लोक कलाकार, लोक मंडली और अलग अलग जगह घूम घूम कर, ट्रैवल करके काम करने वाली कंपनी। फिर उन्होंने बनारस में जाके उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। फिर वो 32 साल की उम्र में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आए और फिर वहाँ काम करके वहाँ के निर्देशक बने। मेथड एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग में जमीन आसमान का फर्क। कारण ये है कि जब आप उतना वक्त एक शॉट के लिए किसी अभिनेता को, मेथड एक्टर जिस है उसको अगर आप
एक शॉट के लिए कहते हैं कि भाई आपको इस गिलास में पानी पीने का शॉट देना, तो मेथड एक्टिंग के हिसाब से ये गिलास, इसके साथ मेरा फील है ना, इसके साथ अपनापन है, जहाँ बैठा हूँ उसके साथ वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। किसी एक मेथड एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग है, फर्क इस तरह। जब आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, तो जब आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो एकदम से आप चिपक नहीं जाते हैं, आप बड़े दूर दराज से अपने तमीज से बात करते हैं, उससे वो भी बड़े तमीज से बात करती है, और वो जैसे कहते हैं ना कि आप से तुम और तुम से तू हो गए वाली बात। तो यही है मेथड एक्टिंग। जब आप किसी से मिलते हैं और उसे अपना बनाने में आप कितना वक्त लेते हैं, बना पाते हैं या नहीं बना पाते। एक लड़की का उदाहरण दे रहा हूँ, उतना ही है कि जब आपको मेथड एक्टिंग में आपको कोई चीज करनी होती है तो आपको कंप्लीटली ये गिलास मेरा है, ये सोफा मेरा है, और मैं कब यहाँ बैठा था, कब आया था, क्या क्या चीजें मेरे साथ घट रही थी, क्यों मैं ये पानी पी रहा हूँ, वो सारी चीजों को जब तक मैं अपने भीतर डालूंगा उतनी देर में तो पूरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। इसलिए मेथड एक्टिंग में दिक्कत है। दिलीप कुमार साहब करते थे, लेकिन वो वक्त ये था कि दिलीप कुमार साहब कहते थे जब मैं तैयार हो जाऊंगा और ऐसे करूंगा तब तुम कैमरा रोल करना। तो अब वो झुक जाते थे, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते थे और आधा घंटे खड़े रहते थे, और अपने पूरे मेथड से जब वो उठते थे और उसके बाद वो जब खड़े होके जब वो खड़े होके पूरा बोलते थे कोई है, तो लगता था कि हाँ एक आदमी बोल रहा। उतना वक्त नहीं है फिल्म के। फिल्म में तो क्विक है, मतलब एक्शन यानी स्विच ऑन, कट यानी स्विच ऑफ। इसलिए आपको ज्यादा सवाल करोगे आप, अच्छा मैं यहां से वहां क्यों जा, लॉजिक बताओ। अरे कैमरा मूवमेंट ले रहा हूं यार, मैंने सेट, ये मैंने लोकेशन ली है, मैंने ऐसे ट्रैक लगाया, तुम उठो वहां चले जाओ, मेरी लोकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगी। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे एक जगह बैठा हुआ कोई सारा फिल्म बना क्या है। तो फिल्म विजुअल मीडिया है, इसलिए लॉजिक इनलॉजिकल नहीं होता। वो सेट जो किया हुआ से कैमरा मूवमेंट जो है उसको क्यों किया है, क्योंकि उसको अपना सेट दिखाना वो उसका लॉजिक है, लोकेशन एस्टेब्लिश करना लॉजिक है। इसलिए मेथड एक्टिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, रियलिस्टिक एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, स्लैपस्टिक भी बहुत अच्छी है, हर तरह की एक्टिंग अच्छी है। और सबसे अच्छी एक्टिंग वो है जो एक मोची के पास आप जाते हैं और वो कहता है भाई ये जूता बना दो, और वो जूता उठाता है, उसको देखता है, कहता है हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे पास मरम्मत के लिए पड़ा है। यहाँ पर हर आदमी मरम्मत के लिए पड़ा है। कहा जाता है कि किसी किरदार को निभाने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं, कलाकार के अपने निजी जीवन के अनुभव और उसकी अपनी कल्पना शक्ति। आपके अनुसार इन दोनों का कितना उपयोग किया जाना चाहिए? एक किरदार में जाने के लिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि भाई देखा हो जो आपने, जो सुना हो आपने, और जो पढ़ा हो आपने, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, सुनना और पढ़ना। इसलिए अगर एक कैरेक्टर में जाना है और उस कैरेक्टर के बारे में हमें किसी ने डिस्क्राइब किया है, तो हमने उस तरह का कैरेक्टर कहाँ देखा अपनी जिंदगी में, वो अनुभव। दूसरा, किसी ने कोई कहानी सुनाई हो और वैसे कैरेक्टर के बारे में बताया हो, या हमने कोई किताब, कोई कहानी पढ़ी हो, कोई फिल्म देखी हो जिसमें वैसा किरदार हो। ये तीन चीजों का हम कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप ये माने कि भाई मैंने एक मनमोहन महापात्रा और दूरदर्शन प्रोड्यूसर था बलराज साहनी, परीक्षित साहनी और मैं भुवनेश्वर में शूटिंग कर रहे थे। 8 बार के नेशनल अवार्ड डायरेक्टर के साथ, उनका नाम है मनमोहन महापात्रा
और कैमरामैन बहुत बड़े जहांगीर चौधरी। उसमें मैं कृष्ण का रोल कर रहा था, गांव की रामलीला टाइप यात्रा में कृष्ण का रोल। तो मैंने तो कृष्ण को या तो चित्र में देखा है या सीरियल फिल्मों में देखा है, लेकिन डायरेक्टर ने कहा नहीं वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं चाहिए, एक गांव वाला वो कृष्ण बन रहा है। तो अब ये जो सवाल आया कि गांव वाला के, तो मैंने कहा कि आज जो आदमी कृष्ण के बारे में जानता ही नहीं कि कृष्ण होता कैसा है, और वो डायलॉग ये है कि तुम अपना चक्र जो है उससे क्या करने वाले हो, मैंने कहा बस इसको छोड़ूंगा और तुम मर जाओगे, तुम्हारे घूमेगा गला काट देगा, ऐसे करें। तो मेरे लिए उस वक्त वो लाइन जो थी, उस लाइन में था कि जो कृष्ण है वो अपने दाहिने हाथ की उंगली को ऐसे ऊपर किए हुए और उसमें काल्पनिक चक्र घूम रहा है। मैंने उस लाइन को पढ़ा, मैं खड़ा हो गया ऐसे। डायरेक्टर ने कहा हाँ वेरी गुड, ये करेक्ट है। तो कोई ऐसा प्री वर्क नहीं था। सबसे बड़ी चीज आती है कि आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड में जीते हैं, आपकी अनुभूति है वो करेक्ट है, आपने जो पढ़ा सुना देखा है वो भी चीज़ें करेक्ट है, लेकिन सम टाइम आपको एक ऐसा, जैसे मैं कहूँ आपको कि मान लीजिए अवतार फिल्म आई थी, अब उसकी हीरोइन को अगर डायरेक्टर समझाएगा कि तुम्हारे पंख हैं और तुम उड़ती हो, हाँ तुम उड़ती हो और तुम हीरो को जाके उसको पहाड़ से गिराती हो, डराती हो, तो अब वो तो ऐसा तो उसे चील कौवे देखे हुए ना, वहां कल्पना काम आ जाती है। तो इसमें कोई बंदिश नहीं है, दोनों चीजें का उपयोग, कभी कल्पना, कभी देखना सुनना पढ़ना, और कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड। बीबी कारंत और जॉन मॉर्टन के साथ काम करने के आपके क्या अनुभव रहे, क्या आपने इन दोनों लोगों से नई बात सीखी थी? बाबा के साथ काम करने में बाबा ने बहुत कम ऐसा मौका आया होगा जब उन्होंने किसी अभिनेता को एक्टिंग करके सिखाई हो या उन्होंने प्ले के लिए कुछ ऐसा वर्कशॉप किया हो। बाबा सीधे पढ़ाते थे, प्ले की रीडिंग करते थे, कास्टिंग कर देते थे और खड़े हो जाओ, डायलॉग याद करके आओ, हाथ में ले लो, बताएंगे इधर जाओ उधर जाओ करो। बाबा के साथ काम करते हुए कभी भी, मतलब हमने कभी बाबा के साथ काम करते हुए उतना कि चिंता ही नहीं की, मतलब बस लाइनें पढ़ी, लाइन याद हो गई, फिर अपना किताब छोड़ दी, वे करने लगे, और करते 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 हम उस कैरेक्टर में चले जाते थे। कब चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। और जॉन मार्टिन के साथ काम करने के टाइम पे, क्योंकि जॉन मार्टिन के साथ पूरे हिंदुस्तान में अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं पढ़ा कि किसी ने ट्रिलॉजी की हो, 3 नाटक, 4.5 घंटे की परफॉर्मेंस, 3 स्टेज और सेम ऑडियंस, 2 इंटरवल, नामुमकिन है। ठंड का मौसम और बिजली नहीं, लाइट यूज नहीं, आग के वो हम जलाए, तो अद्भुत था वो। लेकिन उनके जो थे उस ग्रीक ट्रेजेडी, तीनों ग्रीक ट्रेजेडी है, ट्रोजन वुमेन में तो एक भी, मतलब एक ही मर्द है, बाकी सब औरतें, हम सब औरत बने थे। फिजिकल मूवमेंट, शरीर और ग्रुप में सिंक्रोनाइजेशन, कि अगर 25 आदमी अगर ऐसे ये है, और अगर कोई आवाज आई और उसे 25 आदमी को एक साथ, तो देखने वाला हमारा टाइम नहीं, मतलब हम इतने अभ्यस्त हो चुके थे बॉडी मूवमेंट की। 15-20 दिन 25 दिन की वर्कशॉप थी कि अगर हमने ऐसे किया, मतलब ये, तो ये हर आदमी का एक साथ होगा, ऐसा नहीं हो सकता किसी का यहाँ किसी का यहाँ, ऐसा ना। तो जॉन मार्टिन के साथ जो कोरस, ग्रीक ट्रेजेडी में जैसे कोरस कहते हैं, कोरस का मतलब गायन कोरस नहीं होता, आदमी कोरस होते हैं। जो कैरेक्टर, एक्चुअली एक कैरेक्टर का नाम है कोरस, जिसमें 25-30 लोग होते हैं, और वो सब कुछ इतना मास्क होता है, कोई मतलब एक्सप्रेशन नहीं होता है, भावनाहीन, और डायलॉग बोलते हैं वो, और 25 लोग एक साथ एक ही डायलॉग बोलते हैं, एक ही तरह की मुद्राएं होती हैं। तो जो सिंक्रोनाइजेशन, एक टीम वर्क, किस तरह से शरीर की, मतलब किस तरह से शरीर का उपयोग होता है, कितना कुछ हमारे पास है। जैसे यहां से शोल्डर ऐसे होता है कि डर गया, ओ माय गॉड, तो आदमी डरता, ओ
25 आदमी जो, तो ये तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थिएटर, कोरस वो कमाल था। वॉइस मॉड्यूलेशन जितना हमने उनके साथ काम किया, स्केल पर, ऊंचाई पर, वो कमाल था। बाबा के साथ तो भाई अद्भुत है। संगीत, नृत्य, ताल, सुर, ज्ञान, मतलब जिसे कहते हैं भारतीय रंगमंच, परिपक्व, बिल्कुल पक्का भारतीय रंगमंच। जब हम लोग स्कंदगुप्त करते थे, और जब मैं वो स्कंदगुप्त खड़ा है और मैं वो उसका महारथी, जो मेन है वो आता हूँ, और सिर्फ एक लाइन उसकी एंट्री, और मेरा एक सिर्फ इतना कहना, महाराज की जय हो, तो पूरा ऑडिटोरियम गूंज जाता था उसको, डम डम डम। तो एक एक मोमेंट पर, जो आज जैसे आजकल बीजे कहते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, और बीजे बाढ़ में हमारे यहाँ जो हमने किए, मतलब हमने बांस से म्यूजिक किया, थालियों से म्यूजिक किया, गिलास से म्यूजिक, टूटे कांच से, कंचों से। बाबा तो बांस उठा बांस उठा लो कच्चा, तो काट दो इसको, अभी बीच में हो जाए, वो कर दो, पीटो इसको, कैसा बजता है, डंग डिंग डिंग, नहीं पेश हो रहा है, फेंको, हाँ ये ठीक है, गिलास लाओ, टूटा कांच ले, इसको मारो, इसे ठीक है, नहीं ये फेंक दो इसको, हाँ ये। तो उनके कान थे, मतलब वो तो हर चीज से म्यूजिक किया उन्होंने, अद्भुत। बाबा का तो कमाल था, बहुत बढ़िया, बहुत मजा था। आपने कई लोगों को रंगमंच पर निर्देशित किया, जो बाद में खुद फिल्मों में बड़े निर्देशक बन गए। जब आप उनको निर्देशित कर रहे थे रंगमंच पर, तब क्या उनकी प्रतिभा थी और क्या आपको नजर आ रहा था उनमें? हाँ देखिए, हाँ ये बात यकीन मानिए, इतनी मुझे तब भी इतनी समझ थी कि कोई आदमी अगर अभिनेता बनने आया तो अभिनेता कोई भी आदमी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके भीतर की जो प्रतिभा है वो अलग है, इस बात का मुझे एहसास हो जाता था, और आज भी होता है। जैसे मैं मिलता हूँ, कोई आदमी आता है एक्टर बनने के लिए, तो मैं उससे कहता हूँ अच्छा ठीक है। जैसे अभी एक मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको बोला, मैंने कहा तो प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन जाती है, वो एक्टर बनना चाहती है, मैंने कहा प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन जाती है। तो ये आने वाले वक्त में होगा वो। अभी जैसे एक मेरी बहुत बड़ी बिल्डर है अभी, तो उसके फादर ने जब बुलाया तो मैंने कहा इसको आप अपने फील्ड में क्यों नहीं डालते, बिल्डर लाइन में क्यों नहीं, लेकिन इसको एक्टर बनना है। वो इसने बोला, उसने बोला, मैंने कहा इसको बिल्डर ही बनाओ। और आज वो बड़ी बड़ी बिल्डर है, बहुत बड़ी बिल्डिंगें मुंबई में बना दी। तो मुझे आभास हो जाता है गुणों का कि यार इसके अंदर कुछ और भी है। मैं कह देता हूँ, मैंने जैसे मैं एक आदमी अभी प्रोडक्शन करता, नाम नहीं लूँगा, तो जब मेरे साथ वो थिएटर करता था तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा तू यार कुछ और करना, तो डबिंग पे जा, तू अपना प्रोडक्शन देख, तो एडिटर बन, कुछ कर। तो उसको बहुत बुरा लगा था, बहुत नाराज हुआ था। आज वो गर्व से फेसबुक में डालता है कि मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर इसका होता है। तो आभास हो जाता है देखने के। थिएटर पर कुछ नया करने जा रहे हैं? हाँ, अभी एक अनपब्लिश्ड स्क्रिप्ट मेरे पास आई है, और उसका नाम है दुर्गा भाभी, पीरियड भगत सिंह के टाइम। 16 महिला, एक ही महिला की परफॉर्मेंस होगी उस पूरे प्ले में, 2 घंटे की। उसको मैंने उस नाटक को कई बार पढ़ा भी है, और शकील अख्तर है राइटर दिल्ली में, पहले वो टीवी चैनल्स में मीडिया में काम करते थे, आजकल दिल्ली में है। उन्होंने लिखा है, वो रिसर्च वर्क है, और मेरे पास स्क्रिप्ट उसकी है, उसका कई वर्जन हमने काम किया है। तो वो प्ले मेरा अभी कुछ तकलीफ हो गई थी, तो एक्चुअली 26 को मीटिंग करनी थी। एक महिला अभिनेत्री हैं, स्टार हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ। तो वो एक ही महिला पात्र है और कोई दूसरा उसमें अभिनेता नहीं है, अकेली है, लेकिन 2 घंटे की परफॉर्मेंस होगी। तो वो प्ले करने का प्लान बन रहा है, ये चल रहा मेरा कि भी उससे मेरी मीटिंग हो जाए तो फिर अनाउंस कर दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट करने वाला हूँ उसका। दुर्गा भाभी नाम है उसका। आनंद मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हमारे तमाम श्रोताओं का भी, और सभी पाठकों का भी। भविष्य में फिर मौका देते रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।